गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज और गर्म रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फाइनल इकोनॉमिक्स का अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास, किसी देश का आर्थिक विकास कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले इन तत्वों का अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ आर्थिक तथा अनार्थिक तत्व ऐसे हैं जो किसी अर्थव्यवस्था के निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़कर उसके आर्थिक विकास की स्थिति प्राप्त करने में योगदान देते हैं या किसी अर्थव्यवस्था में उसके निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़कर उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। तो उन तत्वों को ही हम आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कहते हैं। और आर्थिक विकास के जो बायर के अनुसार आर्थिक विकास के जो मुख्य निर्धारक हैं वो है अभिवृत्ति, योग्यताएं, गुण, क्षमताएं तथा सुविधाएं। आर्थिक विकास के मुख्य निर्धारक हैं अभिवृत्ति, योग्यताएं, गुण, सुविधाएं तथा क्षमताएं। बायर ने इन तत्वों को आर्थिक विकास करने वाले तत्व बताया। तो अब हम देखेंगे कि आर्थिक विकास के जो निर्धारक तत्व हैं उन तत्वों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, देखिए इक्वेशन के रूप में g इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस y। g फलन है x प्लस y का। g क्या है? इस इक्वेशन में देखो g फलन है x प्लस y का। यहाँ g क्या है? एक निश्चित अवधि में आर्थिक विकास, f फलन, x क्या है? आर्थिक तत्व, y क्या है? अनार्थिक तत्व। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि किसी देश का आर्थिक विकास फलन है कुछ आर्थिक तथा अनार्थिक तत्वों का। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास किसी देश का आर्थिक विकास कुछ ऐसे तत्वों पर निर्भर करता है जिन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व। ये तत्व किसी अर्थव्यवस्था में उसके अलग विकास या निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़कर उसे विकास के पथ की ओर
अग्रसर करते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला देखो कौन सा है, तो आर्थिक विकास के जो तत्व हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। आर्थिक तत्व तथा अनार्थिक तत्व। तो अब हम इसके आर्थिक तत्वों का अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास को जो निर्धारित करने वाले हैं तत्व, उनमें हम इसके इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स का अध्ययन करेंगे। तो वे कौन कौन से आर्थिक तत्व हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो पहला आर्थिक तत्व है वो है प्राकृतिक संसाधन। किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्य तौर पर वहां पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे पदार्थ या वह कोई वस्तु जो मनुष्य को अपने प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त होती है तथा उसे वह अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकता है, जैसे पानी, जलवायु, खनिज पदार्थ, वन, नदियां और उस देश की मान लो ऊर्जा के संसाधन जैसे पेट्रोल, गैस, कोयला। तो इन सभी संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। और जो विश्व के अधिकतर विकसित देश हैं जैसे यूएस, कनाडा और रूस, इन देशों में क्या है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इन प्राकृतिक संसाधनों से जैसे आप किसी देश में कृषि तथा जलवायु बहुत अच्छी है तो कृषि के लिए तो उस देश में अनाज का उत्पादन तथा अन्य व्यापारिक फसलों का उत्पादन अधिक होगा। और यदि नदियां काफी मात्रा में है किसी देश में तो इन नदियों से सिंचाई के लिए जल मिलता है और परिवहन के साधन और बिजली भी हम प्राप्त करते हैं। और वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कई उद्योगों को जैसे कागज उद्योग को कच्चा माल भी वनों से प्राप्त होता है। पेट्रोल, कोयला तथा गैस है, ये किसी भी देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हैं। तो क्या है कि जो अधिकतर विकसित देश हैं उनमें प्राकृतिक संसाधन काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और इन प्राकृतिक संसाधनों की जो उपलब्धता में समय के साथ साथ परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि कई देशों में कुछ अभी जैसे नई तकनीकों से नए प्राकृतिक संसाधनों की खोज होती रहती है। इसका उदाहरण है अरब के देश हैं, उनमें पेट्रोलियम पदार्थों की खोज मुख्यतः दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई
और उन खनिज पदार्थों की, पेट्रोलियम पदार्थों की खोज के बाद अरब के देश हैं वो धनी देश बन गए। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वो प्राकृतिक संसाधन है। और औद्योगिक विकास के लिए भी, जैसा आप सभी जानते हैं, लोहा, तांबा, टीन, जिंक, इन सभी प्राकृतिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक निर्धारक या आर्थिक तत्व है आर्थिक विकास के लिए, वो प्राकृतिक संसाधन है। सेकंड, नेक्स्ट इसका जो तत्व है वो है मानवीय साधन। मानवीय साधन, ह्यूमन रिसोर्स। मानवीय साधन क्या होता है कि यदि किसी भी देश में मान लो प्राकृतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में है, परंतु उसमें मानवीय संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वो देश प्रगति नहीं कर सकता। मानवीय संसाधन का हम अध्ययन अलग अलग 3 पॉइंटों के अंदर करेंगे। पहला इसमें भौतिक श्रम। भौतिक श्रम, फिजिकल लेबर। भौतिक श्रम से क्या अभिप्राय है? भौतिक श्रम से अभिप्राय श्रमिकों की संख्या, उनके कार्य करने के घंटे तथा उनके कार्य की गहनता से है। मानवीय साधन, इसमें क्या आप मानवीय साधन से श्रम, भौतिक श्रम में, भौतिक श्रम से किसी देश में श्रमिकों की संख्या, उनके कार्य करने के घंटे तथा उनके कार्य करने की गहनता से है। औद्योगिक या किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए आप जानते हैं कि श्रम तथा उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि श्रमिक कुशल, परिश्रमी, मेहनती हैं और उद्यमी योग्य हैं तो आर्थिक विकास की दर अपने आप बढ़ जाएगी। यदि किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी है, परंतु उस देश में कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध हो तो वो इस कमी को दूर करके भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जापान में लोहे की खानें नहीं है, स्वीडन में खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते, स्विट्जरलैंड एक पथरीला क्षेत्र है, परंतु इन देशों में जो मानवीय पूंजी है वो काफी उन्नत तथा कुशल अवस्था में है। तो इन देशों ने अपना आर्थिक विकास मानवीय पूंजी के बल पर ही किया है। और इसमें क्या होता है कि यदि किसी देश में मानवीय पूंजी उन्नत अवस्था में नहीं है तो उस देश को आर्थिक विकास करने के लिए मानवीय पूंजी में निवेश करना चाहिए। इससे क्या होगा, उत्पादन की लागत कम होगी तथा उत्पादन बढ़ेगा। इस तरह से देश आर्थिक विकास के पथ पर प्रगतिशील हो जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे एशिया तथा अफ्रीका के देशों में क्या था कि भौतिक श्रम, क्योंकि इन देशों की जनसंख्या काफी अधिक है तो इनमें भौतिक श्रम काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो विकसित देशों के लोगों ने इन अफ्रीका तथा एशिया के देशों में चाय के बागान, रबड़ तथा गन्ने के कारखाने लगाए, क्योंकि इन देशों में उन्हें सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता था। तो इस तरह से यदि किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी पाई जाती है तो भी वो देश मानवीय पूंजी के बल पर विकास कर सकता है। सेकंड इसका पॉइंट है मानवीय पूंजी या कौशल निर्माण। मानवीय पूंजी या कौशल निर्माण। मानवीय पूंजी से क्या अभिप्राय है कि जनसंख्या के दिमागों तथा हाथों में निहित ज्ञान तथा हुनर क्या है। इसमें मानवीय पूंजी का निर्माण कैसे कर सकते हैं हम, ये देखो। मानवीय पूंजी का निर्माण करने के लिए लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ट्रेनिंग,
ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए काफी मात्रा में निवेश करना पड़ता है और इस निवेश से भौतिक पूंजी के निवेश की तुलना में अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। अब मानवीय पूंजी के जैसे कई रूप हैं, जैसे श्रमिकों का अच्छा स्वास्थ्य तथा लंबी आयु। यदि श्रमिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनकी उत्पादकता अधिक होगी, वो अधिक उत्पादन करेंगे और उनकी जो कार्य से अनुपस्थिति है वो भी कम होगी, तो इससे उत्पादन बढ़ेगा। श्रमिकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण, यदि श्रमिक शिक्षित तथा प्रशिक्षित हैं तो इससे उनकी कार्य कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है और शिक्षित श्रमिक आधुनिक मशीनों का उपयोग करने में भी समर्थ होते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। और नेक्स्ट है इसमें नव परिवर्तन या इनोवेशन। यदि किसी देश ने मानवीय पूंजी में निवेश किया है, उस देश के लोग शिक्षित तथा स्वस्थ और प्रशिक्षित हैं, तो वो नव परिवर्तन कर सकते हैं। नव परिवर्तन क्या होता है, नए आविष्कार करना, तो नई तकनीकों को वो अपना सकते हैं, इससे भी उत्पादन बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कुशल उद्यमी तथा संगठन। कुशल उद्यमी तथा संगठन किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्यमियों या एंटरप्रेन्योर की मुख्य भूमिका होती है। यदि किसी देश में उद्यमी साहसी हैं, वो कुशल हैं और कार्य करने या विकास करने के लिए तत्पर हैं, तो उस देश का आर्थिक विकास अपने आप होता है। उद्यमी क्या करता है, नए अवसरों की खोज करता है, उन्हें लागू करता है और उत्पादन कार्य प्रारंभ करता है। तो देश के आर्थिक विकास के लिए कुशल उद्यमी तथा अच्छे आर्थिक संगठन की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट जो आर्थिक तत्व है इसके, वो है भौतिक पूंजीगत संसाधन। भौतिक पूंजीगत संसाधन, फिजिकल कैपिटल रिसोर्स, इसमें क्या लेते हैं हम, मशीनें, यंत्र, कारखाने, कच्चा माल तथा आधारित संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन निर्माण, ये भौतिक पूंजीगत संसाधन हैं। मशीनें, यंत्र, कारखाने, कच्चा माल, आधारित संरचना तथा भवन निर्माण, ये भौतिक पूंजीगत संसाधन हैं। कुछ परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ तथा जे.एस. मिल तथा कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों हेरोल्ड एंड डोमर ने किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण को मुख्य तत्व माना। उन्होंने बताया कि यदि किसी देश को आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है, औजार, मशीनें, यंत्र तथा आधारिक संरचना, इन चीजों में निवेश किया जाए तो इससे पूंजी निर्माण होगा और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर हो जाती है। और इन सभी पूंजी निर्माण करने से
क्या होगा, उत्पादन का जो पैमाना है वो बढ़ता है, उत्पादन लागतें कम हो जाती हैं। तो ये जो पूंजी निर्माण या उत्पादन बढ़ाने के वो दो तरह से कर सकते हैं हम। इसमें फर्स्ट है पूंजी गहनता और सेकंड पूंजी विस्तारण। पूंजी गहनता कैपिटल डीपनिंग, इससे क्या अभिप्राय है कि देश में वर्तमान श्रमिकों में से प्रत्येक को अच्छी मशीनें तथा यंत्र दिए जाएं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, इससे उनकी योग्यता में वृद्धि होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। क्या है पूंजी गहनता में, देश में वर्तमान श्रमिकों में से प्रत्येक को अच्छी मशीनें तथा यंत्र उपलब्ध करवाए जाएं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। इस कार्य से क्या होगा कि श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ जाएगी, देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। सेकंड इसको कर सकते हैं हम, उत्पादन बढ़ाने या पूंजी निर्माण के ये उपाय हैं पूंजी विस्तारण, कैपिटल वाइडनिंग। ये कैसे करेंगे, इससे क्या अभिप्राय है कि देश में अधिक श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मशीनें तथा यंत्रों का और अधिक उपयोग किया जाए। कुछ उद्योग होते हैं जैसे भारी उद्योग, इस्पात, रसायन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, इन उद्योगों के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी निर्माण या उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें ये पूंजी गहनता तथा पूंजी विस्तारण दोनों उपाय करने पड़ते हैं, और दोनों उपाय ये साथ साथ चलते रहते हैं। परंतु इन उपायों के लिए पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और एक जो हुए हैं प्रोफेसर कुजनेट्स, उन्होंने कहा कि पूंजी निर्माण आर्थिक उत्पादकता तथा विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है। कुजनेट्स के अनुसार पूंजी निर्माण आर्थिक उत्पादकता तथा विकास के लिए एक जरूरी शर्त है, यानी कि पूंजी निर्माण के बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। तो अब देखो, किसी देश में जो उत्पादन की वृद्धि है दर, वो पूंजी की वृद्धि दर पर निर्भर करती है। उत्पादन की वृद्धि दर को हम लिखेंगे चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई वाई। पूंजी की वृद्धि दर डेल्टा के बाई के। तो किसी देश में उत्पादन की वृद्धि दर है वो पूंजी की वृद्धि दर पर निर्भर करती है। इसको कैसे निकाला है, पूंजी की वृद्धि दर है वो उत्पादन में बचत या निवेश के अनुपात। पूंजी की वृद्धि दर है वो उत्पादन में बचत या निवेश के अनुपात। ये है वो उत्पादन में बचत या निवेश के अनुपात तथा पूंजी के औसत उत्पाद की गुणा पर निर्भर करती है। पूंजी का औसत उत्पाद लिखेंगे यहाँ वाई बाई के। ये देखो, ये इक्वेशन यहाँ, ये क्या है डेल्टा चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई वाई। ये क्या है, पूंजी उत्पादन की वृद्धि दर या आय में परिवर्तन, ये पूंजी में परिवर्तन। और ये क्या है, पूंजी की औसत उत्पादन, पूंजी का औसत उत्पादन। इसको लिखेंगे यहाँ डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई क्या है, आय या उत्पादन की वृद्धि दर डेल्टा के बाई के। ये क्या है, पूंजी की वृद्धि दर। और ये क्या है, वाई बाई के, पूंजी का औसत उत्पादन। और ये डेल्टा के बाई वाई क्या है, उत्पादन में
तो ये इक्वेशन देखो, दोबारा से ड्रॉ करते हैं इसको। y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू डेल्टा k डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू y बाई k इंटू डेल्टा k बाई y। ये क्या है? उत्पादन या आय की वृद्धि दर, ये है पूंजी की वृद्धि दर। y डिवाइडेड बाई k क्या है? पूंजी का औसत उत्पादन, और डेल्टा k डिवाइडेड बाई y उत्पादन में निवेश का अनुपात। तो जो किसी देश में उत्पादन की वृद्धि दर है वो पूंजी की वृद्धि दर पर निर्भर करती है, और पूंजी की वृद्धि दर है वो उत्पादन में बचत या निवेश के अनुपात, तथा पूंजी की वृद्धि दर है वो उत्पादन में निवेश या बचत के अनुपात तथा पूंजी के औसत उत्पाद की गुणा पर निर्भर करती है। तो ये y डिवाइडेड बाई k इंटू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा k बाई y। तो ये y से y कट हो गया, तो ये क्या बच गया? डेल्टा k बाई k। तो ये इक्वेशन निकल कर आ गई, डेल्टा y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू डेल्टा k बाई k। पूंजी की वृद्धि दर किस पर निर्भर करती है, इसको दोबारा से क्लियर करेंगे। पूंजी की वृद्धि दर, किसी भी देश में उत्पादन की वृद्धि दर पूंजी की वृद्धि दर पर निर्भर करती है, और पूंजी की वृद्धि दर उत्पादन में निवेश या बचत के अनुपात तथा पूंजी के औसत उत्पाद की गुणा पर निर्भर करती है। तो इस विवरण से हम समझते हैं कि विकास की दर को बढ़ाने के लिए पूंजी की वृद्धि दर बढ़ाना आवश्यक है, और पूंजी निर्माण है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, स्वचालित प्रक्रिया है। यदि ये एक बार प्रारंभ हो जाए तो अपने आप क्रियाशील रहती है। इस तरह से पूंजी निर्माण बढ़ता है तथा विकास होता रहता है। तो पूंजी निर्माण किन किन बातों पर निर्भर करता है किसी देश में, वो देखेंगे। पूंजी निर्माण के लिए सबसे पहले देखो, देश में वास्तविक बचत। पूंजी निर्माण है वो इन बातों पर निर्भर करता है, देश में वास्तविक बचत। पूंजी निर्माण के लिए किसी भी देश में बचत होनी चाहिए, और बचत किस पर निर्भर करती है? बचत की दर बचत करने की इच्छा तथा शक्ति पर निर्भर करती है। कुछ देशों में या कुछ अर्थव्यवस्थाओं में बचत की दर बढ़ाने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई और उपाय प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि घाटे की वित्त व्यवस्था या नए नोट छापना। ये उपाय भी अभी सरकारें अपनाती हैं बचत की दर को बढ़ाने के लिए। परंतु प्रोफेसर नरकसे के अनुसार गांव में जो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, यदि उन श्रमिकों या लोगों को हम उद्योगों में काम पर लगाएं तो वो कम मजदूरी पर काम करने को तैयार होंगे। इस फलरूप जो बचत उत्पन्न होगी उसे भी हम पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी देश को अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम 20 से 25% भाग बचत करना चाहिए। इतना, इससे 20 से 30% तक पूंजी निर्माण किया जा सके तथा इससे उस देश का आर्थिक विकास आगे बढ़ सके। दूसरा जो इसका उपाय है, बचत तथा साधनों का एकत्रीकरण। इसमें क्या है कि बचत को, छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए संस्थाएं होनी चाहिए। इन संस्थाओं में बैंक जैसे बैंक होते हैं, बैंक हो गए,
सहकारी समितियां या संयुक्त पूंजी कंपनियां जो लोगों से छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्रित करके उन्हें उत्पादक कार्यों में निवेश के लिए उपलब्ध करवा सके, तो इससे आर्थिक विकास का जो उसको है बल मिलेगा। नेक्स्ट इसमें है निवेश। निवेश क्या है? पूंजी निर्माण है वो बचत तथा निवेश पर निर्भर करता है। मान लो बचत हो गई, उसको बैंकों ने और वित्तीय संस्थाओं ने एकत्रित कर लिया, परंतु अब इस बचत को कृषि उद्योगों तथा आधारित संरचना में संतुलित ढंग से निवेश करना चाहिए ताकि सभी सेक्टर्स का इकट्ठा विकास किया जा सके। तो इस तरह से जो हम आधारित संरचना में निवेश करते हैं उससे उत्पादन करने के जो कारखाने या उद्योग हैं उनको बल मिलता है। तो जो बचत एकत्रित हो गई उसको कृषि उद्योगों तथा आधारित संरचना में संतुलित ढंग से निवेश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस जो धन को हम या बचत को मानवीय संसाधनों में भी निवेश करना चाहिए। किसी भी देश के लोगों को इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो निवेश से क्या होगा कि निवेश पूंजी निर्माण होगा, बचत से पूंजी निर्माण होता है, पूंजी निर्माण से निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ने से आय तथा रोजगार बढ़ते हैं, उत्पादन बढ़ता है। अब देखो पूंजी तथा उत्पादन का एक संबंध है कि पूंजी से किस तरह से उत्पादन में वृद्धि होती है, ये हम डायग्राम से देखेंगे। ये हमने OX एक्सिस लिया और ये OY एक्सिस। OX एक्सिस पे हम लेंगे रेट ऑफ कैपिटल ग्रोथ, और OY पे रेट ऑफ आउटपुट ग्रोथ, उत्पादन की वृद्धि दर और ये पूंजी की वृद्धि दर। इसमें देखो हम दो रेखाएं ड्रॉ की हैं। OA तथा OB। OA रेखा है वो ऊंचे पूंजी उत्पाद अनुपात को प्रकट करती है और OB रेखा नीचे पूंजी उत्पाद अनुपात को प्रकट करती है। कैसे? देखो हमारे पास यदि 5% पूंजी से OB रेखा जो नीचे पूंजी उत्पाद अनुपात को प्रकट करती है, इसमें हम केवल और केवल एक ही OA रेखा OB रेखा ऊंचे पूंजी उत्पाद अनुपात को प्रकट करती है और OA रेखा नीचे पूंजी उत्पाद अनुपात को प्रकट करती है। तो OA रेखा से हम देखेंगे कि पूंजी की 5% मात्रा होने पर हम जो विकास या जो उत्पादन की वृद्धि दर है वो 2% है और जो ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात है OB रेखा उसको प्रकट करती है। तो इसमें 5% पूंजी होने पे केवल उत्पादन में 1% की ही वृद्धि होती है, जबकि OA रेखा में 5% पूंजी के साथ साथ देखो यहाँ पूंजी में 5% वृद्धि करने से उत्पादन में 2% वृद्धि हुई है OA रेखा से। तो ये नीचे पूंजी उत्पाद अनुपात को प्रकट करती है, OB रेखा ऊंचे पूंजी उत्पाद अनुपात को
प्रकट करती है। तो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, उनमें पूंजी उत्पाद अनुपात है। ये जो यही हमने किया है, पूंजी अनुपात उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इससे क्या अभिप्राय है? ये होता है KYY। K है पूंजी और Y है आय या उत्पादन, पूंजी उत्पाद अनुपात। इसका अर्थ है कि उत्पाद की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए उत्पाद की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए पूंजी की कितनी इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पाद की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए पूंजी की कितनी इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है।